92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी शुभ काम में देरी। मैं गुनगुनाते हुए आईने के सामने खड़े होके अपने लंबे लंबे बालों की चोटी बना रही थी। अपना अक्स आईने में देखते हुए मुझे माँ याद आ गई। बचपन से लेके मेरे ब्याह के दिन तक एक भी दिन मैंने अपने बाल खुद नहीं बनाए थे। हर रोज सुबह नियम से माँ ही मेरे बाल सुलझाती और उनको करीने से एक टाइट चोटी में गूंथ देती। खैर, ये तो एक मामूली सा काम था। माँ तो मेरा हर काम ऐसे ही सलीके से पूरे धीरज के साथ हमेशा से करती आई हैं। न जाने कहां से वक्त निकाल लेती थी वो। सुबह कॉलेज जाने से पहले घर के बिजली फोन के बिल भरना, फिर सारा दिन कॉलेज के बच्चों के साथ व्यस्त रहना और लौटते वक्त बाजार से घर की जरूरत के सामान लाने जैसे सारे काम माँ ही तो करती थी। आज पीछे पलट के देखती हूं तो लगता है कि वाकई सर चढ़ा रखा था माँ ने मुझे। मेरे ऊपर लुटाए प्यार के पीछे उनकी एक ही बात होती, और है ही कौन मेरा तेरे सिवा। माँ अगर पृथ्वी थी तो आनंदी यानी मैं उनकी धुरी। शादी के 12 साल बाद माँ और पापा का ऑफिशियली तलाक हो गया था। अलग तो वो उससे पहले 2 बरस से रह ही रहे थे और उनके बीच के मतभेद और झगड़ों का सिलसिला तो शायद और भी पुराना था। कोर्ट ने मेरी कस्टडी माँ को सौंपी थी। मैं तब 11 बरस की थी और माँ 33 बरस की। मैंने माँ का हर दुख साझा किया था। उनकी हर तकलीफ मैंने बिना कहे समझी थी। शायद एक लड़की होने की वजह से मैं उनके दर्द बेहतर समझ सकती थी। जब भी पापा माँ से सख्ती से बातें करते, कभी कभी उन पे हाथ भी उठाते, तो मैं सहम जाती और अपने कमरे में जाके दुबक जाती। तब माँ मेरे कमरे में आके सो जाया करती थी। मैं चुपचाप उनके सीने से लगी रोती रहती और माँ से कहती जाती, मत रो माँ, प्लीज मत रो। पापा खुद कुछ करना नहीं चाहते थे और माँ पे जोर जबरदस्ती करते कि कॉलेज से आके ट्यूशन पढ़ाओ। उनकी तनख्वाह पे भी पापा का ही हक होता था और घर की सारी जिम्मेदारियां माँ के कंधे पे। तब मैं अपने आप को बहुत असहाय समझती थी। सोचती रहती कि काश किसी टाइम मशीन से मैं वक्त को 10-15 साल आगे ले जाऊं और खुद अपने पैरों पे खड़े होके माँ को हर वो सुख दूं जिसकी वो अधिकारी हैं, जो उन जैसी प्यारी, समझदार और सब्र करने वाली औरत को मिलने ही चाहिए। मगर बुरे वक्त की चाल बड़ी सुस्त होती है। एक एक दिन इतना लंबा लगता कि काटना मुश्किल था। पापा ने माँ के नाम पे कई बैंकों से कर्ज ले डाले, जिनके भुगतान करते करते उनके सुंदर चेहरे पे असमय झुर्रियां पड़ने लगी थी। पापा के साथ उनका निबाह मुश्किल होता जा रहा था और एक दिन उन्होंने मुझे लेके वो घर छोड़ दिया। मुझे पापा से बहुत नफरत हुई थी उस दिन। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी शुभ काम में देरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आनंदी के माता पिता अलग हो चुके हैं। अपनी मां के जीवन की इकलौती आस है आनंदी। क्या होगा मां बेटी के जीवन में, सुनते हैं आगे। बिना सोचे समझे यूं घर छोड़ के निकल आना आसान तो था, मगर मुश्किल यह थी कि अब जाएं कहां। उस रोज आखिर हमने मां की एक सहेली एनी आंटी के घर पनाह ली। उनका घर छोटा जरूर था मगर दिल बहुत बड़ा था। हम वहां पूरे 20 दिन रहे थे। इस बीच माँ और आंटी सारा दिन भटकती रहती और आखिर एक सिंगल रूम फ्लैट हमें किराए पे मिल ही गया। अब हमारा एक छोटा सा अपना घर था
और हम दोनों का छोटा सा परिवार। माँ के कॉलेज के सभी कलीग और उनके स्टूडेंट्स भी जितनी हो सके मदद कर रहे थे। माँ मना करती रह जाती, मगर कोई अपने घर से गैस का चूल्हा ले आया तो कोई वॉशिंग मशीन, किसी ने लाके पर्दे टांग दिए थे तो कोई बर्तनों के सेट रख गया था। सबसे ज्यादा मदद संजय अंकल ने की थी। मुझे स्कूल तक ले जाना, घर के आसपास के रास्ते समझाना, किससे बात करनी है किससे नहीं, वो सब समझाते थे। माँ के कॉलेज में ही केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे संजय अंकल। उनकी जिंदगी में एक बूढ़ी बीमार माँ के सिवा कोई और था या नहीं, ये मैं नहीं जानती। उनकी और माँ की बहुत पुरानी दोस्ती थी। शायद माँ ने जब से कॉलेज की नौकरी ज्वाइन की थी तब से ही संजय अंकल उनके दोस्त थे। माँ और पापा की शादी बचाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी। पापा को कितना समझाया था उन्होंने, मगर पापा ने उन्हीं को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। स्कूल के बाहर जब मेरी सहेलियों के पापा उनको लेने आते और उनको लाड़ करते, उनको दुलारते, तब मुझे बहुत दुख होता, बल्कि गुस्सा आता। मैं चिढ़ के कहती, आई हेट माई फादर। माँ चुप रह जाती, मगर संजय अंकल मुझको समझाते कि ऐसा नहीं कहते बेटा, आखिर वो आपके पापा हैं। माँ और पापा भले ही अलग हो जाएं, मगर आपके पापा तो वो हमेशा रहेंगे ना। मैं चुप रह जाती, उदास हो जाती और कई बार सोचती कि काश मेरे पापा संजय अंकल की तरह होते। छुटपन में मन पहाड़ों से उतरती नदी जैसा होता है, बेलौस, बिंदास, मगर मेरे मन पे तो जैसे कोई बांध बन गया हो और ठहर गया हो मेरे भीतर का सारा पानी। माँ के लिए तो वो शायद उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। अपनी नौकरी, मुझे पालना, घर की जरूरतों को पूरा करना और भी न जाने कितनी जिम्मेदारियां थीं। सब कुछ नए सिरे से जुटाना था उन्हें। कुछ गुस्सा था और कुछ अभिमान कि माँ पापा के घर से एक भी सामान नहीं लाई थी। यहां तक कि मेरा स्कूल बैग और यूनिफॉर्म भी नए खरीदने पड़े थे। बस मेरा होना ही उनका सबसे बड़ा सहारा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब रात को वो मुझे अपने सीने में छिपा के सुलाती तो मेरे और उनके भीतर का हर दुख बह निकलता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी शुभ काम में देरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आनंदी के माता पिता का तलाक हो चुका है। माँ कॉलेज में लेक्चरर हैं और अपनी बेटी के साथ समझदारी से घर चला रही हैं। दोस्तों का बहुत सहारा मिला, जिनमें माँ के दोस्त संजय अंकल के बहुत करीब है आनंदी। अब आगे। माँ सुबह 4 बजे का अलार्म लगाती थी। 9 बजे उन्हें कॉलेज पहुंचना होता था और उससे पहले घर का हर काम निपटाना कोई आसान नहीं था। अपने छोटे छोटे हाथों से मैं भी जितना हो सकता था उनकी मदद करती थी। सब कुछ इतना अचानक और अनप्लैन्ड हुआ था कि महीनों तक हम अपने भीतर और बाहर के बिखराव को समेटते रहे थे। यहां तक कि पैसों की तंगी भी महसूस की थी मैंने। तब नहीं समझी थी, मगर अब समझ पाई हूं कि क्यों माँ ने काम करने के लिए कोई हेल्पर नहीं रखी थी। क्यों शुरू से कार में घूमने वाली माँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगी थी। लेकिन वो मेरी जरूरतों और शौक का पूरा ख्याल रखती, जिसके लिए उन्होंने खुद के सुखों को एक छोटे से दायरे में समेट लिया था। माँ पापा के अलगाव के बाद के शुरुआती दिनों में नाना नानी आके हमारे पास रुके थे। उनकी आंखों में जब तब भर आए आंसुओं को देख के माँ और भी उदास हो जाती। उनकी हिम्मत टूटने लगती, मगर फिर अपनी गर्दन में लिपटी मेरी बाहों को अपनी उंगलियों से छू के ही उन्हें न जाने कौन सी ताकत मिल जाया करती थी। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि माँ मेरी ताकत थी या मैं माँ की शक्ति। माँ ने मुझे कभी रोने नहीं दिया।
मेरे मन में किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग वो कभी नहीं आने देती, पापा के लिए भी नहीं। कभी जब उनकी तकलीफें और अपनी जिंदगी की कमियां महसूस करके मैं उदास होती, तब माँ अपनी हथेलियों के बीच मेरा चेहरा पकड़ लेती और मेरी आंखों में झांक के कहती, जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग और ऐसा वक्त आएगा जो तुम्हारे साथ सख्त होगा, बुरा करेगा, पर उनके लिए तुम मन में बुराई मत पालना, इससे तुम्हारा ही नुकसान है। प्यार न होने का मतलब घृणा हो ये जरूरी नहीं है। माँ, आप पापा से प्यार नहीं करती ना? मैं अनमनी होके सवाल करती। नहीं करती बेटा, मैं तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करती, मगर मेरे मन में उनके लिए कोई और भावना भी नहीं है, और यही सही है तुम्हारे और मेरे सुख के लिए। माँ की वो बात मैंने गांठ बांध ली थी और वादा किया था माँ से, माँ मैं आपको खूब प्यार करूंगी, सबके हिस्से का प्यार, सारी उम्र आपका साथ दूंगी, हम बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहेंगे, ओके? माँ ने हंसते हुए कहा था, ओके बडी। माँ के स्नेह और उनकी बेहिसाब मेहनत का सिला मैंने अपनी मेहनत से दिया था। मैं पढ़ाई में अव्वल रहती, खेलकूद और स्कूल कॉलेज की हर एक्टिविटी में सबसे आगे रहती। मैंने पूरी कोशिश की थी कि जैसे मुझे मान था उन पर, वैसे ही माँ को भी अपनी बेटी पे गर्व हो। आज एक बड़े मल्टीनेशनल में नौकरी करके और सारांश जैसा सफल और समझदार पति पाके मेरी जिंदगी पूरी रफ्तार से भागने लगी है। मुझे हर पल एहसास रहा है कि मेरे ऐसे सुंदर और खुशियों से भरे जीवन के पीछे सिर्फ माँ की मेहनत, उनके दिए संस्कार और ढेर सारा प्यार है। ब्याह करके विदाई के समय मैं कितना फूट फूट के रोई थी। माँ को छोड़ के जाने की कल्पना ही मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी, मगर रिवाजों को कौन बदल पाया है। सारी उम्र माँ का साथ देने का वादा करके भी उस रोज मैं उन्हें तन्हा छोड़ आई थी। मुझे याद है वो दिन जिस रोज उनको पापा से कोर्ट से बाकायदा तलाक मिला था। उस दिन न चाहते हुए भी माँ उदास थी। पापा के साथ 10 साल का रिश्ता था उनका, कड़वाहट का ही सही, एक राब्ता तो था। उस वक्त मैं छोटी थी, पर आज समझी हूं कि माँ इससे कहीं बहुत बेहतर जिंदगी डिजर्व करती थी। अकेलापन एक दीमक की तरह हरे भरे पेड़ को भी खा के सुखा देता है। उस शाम संजय अंकल मुझे और माँ को फिल्म दिखाने ले गए। फिर हमने बाहर खाना भी खाया। पूरे समय मैं और अंकल कोशिश करते रहे कि माँ मुस्कुरा दें, बस एक बार। अगले दिन माँ कॉलेज से लौटते समय घर के बाहर लगाने के लिए एक नई नेम प्लेट लाई थी, डॉक्टर अपराजिता, बस इतना ही। इस तरह उन्होंने खुद को हर बंधन से आजाद कर लिया था। कल के बाद आज पहली दफा मुस्कुराई थी माँ। मैंने कस के गले लगा लिया था उनको। उस दिन के बाद से माँ ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कॉलेज की लेक्चरर आज प्रिंसिपल बन गई हैं। न जाने कहां कहां से आज भी उनके स्टूडेंट्स उनको मेल करते हैं, फोन करते हैं और अपनी उपलब्धियां उनसे शेयर करते हैं, बल्कि अपनी हर सफलता का श्रेय माँ को देते हैं। मुझे भी कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी जिंदगी में कोई कमी है, एक पिता की कमी है। जिंदगी में जब सेशन ब्रेक होता तो हम पहाड़ों पे घूमने जाते, बढ़िया होटलों में रुकते, झरनों, वादियों, सुहाने मौसम का आनंद लेके लौट आते। शुरू शुरू में आस पड़ोस के लोगों को हमारा यूं अकेले घूमना थोड़ा अजीब लगता, या यूं कहूं कि हमारा खुश रहना ही उनको अजीब लगता, क्योंकि समाज के नियमों के हिसाब से तो माँ को दुखी रहना चाहिए था। खैर, हमने लोगों की परवाह करनी छोड़ दी तो धीरे धीरे सबको हमारा 2 लोगों का परिवार भी सामान्य लगने लगा। हमारी खुशियों और मुस्कुराहटों पर से उनका पहरा भी हट गया। हमारी उड़ान के लिए पूरा आकाश था और माँ के बड़े बड़े पंखों के नीचे मैंने भी उड़ना, चहचहाना सीख लिया था।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी शुभ काम में देरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना आनंदी की मां अपराजिता का तलाक हो चुका है। मां बेटी अपने आप में खुश हैं और संतुष्ट भी, मगर अब आनंदी का ब्याह हो गया है। सुनते हैं आगे। मेरी शादी के बाद जितना कठिन था मेरे लिए मां से दूर हो जाना, उससे कहीं ज्यादा कठिन मां के लिए था मुझे विदा करना। हम मां बेटी का एक सूत्रीय नारा हुआ करता था, 2 is company, 3 is a crowd। मगर अब तो मां एकदम अकेली थी। लोगों ने समझाया, मां ने भी समझाया कि बेटियों को तो एक दिन ससुराल जाना ही होता है। मैंने समझ भी लिया और अपनी मां को छोड़ के नए घर, नया परिवार और नई दुनिया में रम गई। हर रोज सुबह दफ्तर पहुंचने के बाद वक्त मिलते ही मां को फोन लगाती। मां भी कॉलेज पहुंच चुकी होती थी। हम हर बात एक दूसरे से कहते और जो अनकहा रह जाता वो भी समझ जाते। मुझे मां के अकेलेपन का एहसास हो रहा था। उन्हीं दिनों सारांश को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में साल भर के लिए जर्मनी जाने का मौका मिला। उनकी इस उपलब्धि से सब बहुत खुश थे, सिर्फ मैं ही उदास थी। कैसे रहूंगी अकेले? मैंने सारांश के कंधे पे सर रख के सिसकते हुए कहा था। अरे साल भर का टाइम देखना कैसे पड़ लगा के उड़ जाएगा, उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा था। आज सारांश को गए हुए 1 महीना बीत गया। इतना अकेलापन मुझे अपने जीवन में कभी नहीं लगा था। दिन तो दफ्तर में कट जाता, मगर मेरी शामें सूनी थीं। रातों को मैं कमरे में करवटें बदलती, जागते हुए गुजारा करती। मुझे सिर्फ चंद दिन हुए हैं अपने पति के बिना। मां ने तो अपना पूरा जीवन यूं ही अकेले बिता दिया। अचानक मेरे भीतर की स्त्री ने मां के भीतर के दर्द को महसूस किया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मां कितनी अकेली थी, और सबसे दुख की बात यह है कि उन्होंने कभी कहा नहीं, मुझसे भी नहीं, और उनके कहे बिना मैंने समझा भी नहीं। मुझे अचानक 8 साल पहले का एक दिन याद आ गया। अपना एक फैसला याद आ गया। फैसला क्या, जिद थी मेरी। फैसला तो मां ने लिया था मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी जिद के लिए। उस शाम मैं, मां और संजय अंकल पार्क गए हुए थे। संजय अंकल के साथ खुले मैदान में फुटबॉल खेलना मेरा शौक था। हम चैंपियंस की तरह खेलते और मां हमें देख के खुश होती रहती। मुझे अब महसूस होता है कि मां की हर खुशी मुझसे होके गुजरती थी। न जाने किस हक से मैंने उन तक आती जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की राह रोक ली थी। फुटबॉल खेल के संजय अंकल वहीं पार्क की बेंच पे सुस्ताने लगे थे। मैं यहां वहां तितलियों के पीछे भागती हुई मां और संजय अंकल के पीछे पहुंच गई। वहां उनकी बातें सुनकर मेरे दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया। संजय अंकल मेरी मां को प्रपोज कर रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी शुभ काम में देरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना आनंदी की मां अपराजिता अपने पति से अलग हो चुकी हैं और बेटी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। वो एक दूसरे की खुशियों का पूरा ख्याल रखती हैं। तभी अपराजिता का पुराना दोस्त संजय उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। अब आगे। पार्क से घर लौट के मैं खामोश थी। मां भी चुप चुप सी थी। उस दिन संजय अंकल मुझे दुनिया के सबसे बुरे आदमी लगे थे, पापा से भी बुरे। शायद मुझे वो हर आदमी बुरा लगता था जो मेरी मां के करीब आना चाहता हो। रात को मां के सीने से लग के मैंने धीरे से कहा, मां मुझे संजय अंकल बिल्कुल पसंद नहीं है,
आप इनसे कह दीजिए कि हमारे घर ना आया करें। माँ ने हैरानी से पूछा था, क्यों आनंदी, क्या हुआ? कल तक तो तेरे बड़े फेवरेट थे वो, तो आज नहीं है माँ। क्या हम उनके बिना जी नहीं सकते? हाँ, पापा के बिना भी तो हमने जीना सीख लिया माँ। मेरे सवाल पे माँ मौन ही रही थी। शायद मेरे मन को पढ़ लिया था उन्होंने, और हमेशा की तरह मेरी खुशियों के लिए उन्होंने अपनी खुशियों को अनदेखा कर दिया। बस मैं ही अपनी माँ के मन को पढ़ नहीं पाई थी। उस दिन के बाद संजय अंकल कभी हमारे घर नहीं आए, और इस बारे में मैंने और माँ ने कभी फिर कोई बात नहीं की। आज बरसों बाद अपने जीवन की तन्हाई ने मुझे अपने उस दिन के व्यवहार के लिए शर्म से भर दिया था। सच, कितनी खुदगर्ज हो गई थी मैं उस दिन। मेरी सोच का दायरा कितना छोटा था। मैंने अपनी माँ के जीवन में आती खुशियों पे पहरा बिठा दिया था, उस माँ के लिए जो मेरी हीरो थी, जिनके लिए मैंने कुछ भी कर जाने के वादे किए थे। ओह माँ, आई एम सो सॉरी। मैं सारी रात रोती रही। माँ ने मुझे उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया। उन्होंने मुझे ढेरों कारण दिए मुस्कुराने के, हंसने के, गुनगुनाने के। उन्होंने मुझे जिंदगी जैसी खूबसूरत सौगात दी, और बदले में मैंने क्या किया? उनकी तरफ आती खुशियों के सामने आके खड़ी हो गई थी मैं। एक औरत बन जाने के बाद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मेरे भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सुबह उठते ही मैंने माँ के कॉलेज फोन लगा दिया। वहां से मुझे संजय अंकल का नंबर हासिल करने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। मुश्किल तो मुझे उनसे बात करने में होने वाली थी कि हर रोज हमारे घर आने वाले, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार और संरक्षण देने वाले उस इंसान से मैंने किनारा कर लिया था, और अब दोबारा कैसे उनसे बात करूं? मगर जिस पुल से होके हम अपनों से दूर चले जाते हैं, उसी पुल से वापसी का रास्ता भी तो होता है। आखिर मैंने नंबर डायल कर ही दिया। हेलो। संजय अंकल की आवाज अब भी पहले जैसी थी। मैंने झिझकते हुए अपना परिचय दिया। अंकल, मैं आनंदी। उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे बातें की। शायद माँ ने उन्हें बताया ही ना हो कि मैं वजह थी उनकी और माँ के बीच की दूरियों की। फिर मैंने आहिस्ता से पूछा, अंकल, आज से 8 साल पहले गुलमोहर की छांव में पार्क की बेंच पे आपने जिसे अपनाना चाहा था, क्या वो प्रपोजल आज भी वैलिड है? वहां से उनकी चिर परिचित हंसी सुनाई दी। हाँ आनंदी, और सारी उम्र वैलिड रहेगा। मैं खुशी से पगला गई। मैंने चहकते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं आ रही हूं आज ही। शुभ काम में देरी कैसी? बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।